मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम जैसे अभी तक हम जो देख रहे थे, हमारे पास यहाँ से एक मास यहाँ पर रखा हुआ है m, तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम था। अलग अलग पॉइंट मासेस इस तरीके से होते थे। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मास नहीं है, पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस मास है। तो इसको आप क्या मान सकते हो कि भई हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे थे इस तरीके से dm होंगे, जो कि किसी भी r डिस्टेंस पे हो सकते हैं। अगला dm यहाँ होगा, उसके लिए ये वाली r की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो इन सभी के कारण कुछ छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो जाता है dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक। अब ऐसे सभी छोटे छोटे डी को आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और उस छोटे छोटे डी के ऐड करने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, देखो फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर dm। इस तरीके से हम लिखते हैं। सॉल्व करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है, और इस रिंग का मास मुझे दिया हुआ है कि इसका मास है, टोटल मास है m, इसका रेडियस दिया हुआ है r। मुझे बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना आने वाला है। तो देखो यहाँ पर अगेन मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। सवाल ये उठता है यहाँ पे डी एम किस तरीके से लिया जाए। देखो यहाँ पे आप छोटे छोटे से इस तरीके से मास एलिमेंट्स काट सकते हो, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये है हमारे पास डीएम की वैल्यू। क्या बता सकते हो आप मुझे डीएम की वैल्यू कितनी आएगी। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास मास था कैपिटल एम, वो पूरी की पूरी इस रिंग की लेंथ में था, है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। डीएम को लिखने के दो तरीके मैं बताता हूँ। डीएम को लिखने के दो तरीके हो जाएंगे कि भाई हमारे पास जो टोटल मास था वो हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ जो कि थी 2πr उसमें बटा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय अगर इसकी लेंथ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ भाई वो हमारे पास dx इस तरीके से, तो dl बोल देता हूँ उसको, तो dl इस तरीके से मैं लिख दूंगा। और जब अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करने जाऊँगा तो l की लिमिट कितनी हो जाएगी, l यहाँ से शुरू होगा और 0 से जाता हुआ बढ़ता हुआ वो कितना हो जाएगा 2πr तक, ना। तो यहाँ पर L की लिमिट कहाँ से जाने वाली है, L इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेकर के 2πr तक। ठीक। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी जाती है, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। आर स्क्वायर क्या चीज़ है, हर एक डीएम का जो हमारे पास एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो मानना पड़ेगा। अब किस्मत से देखो यहाँ पर सारे के सारे मास हमारे पास सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये सबके लिए सेम आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, खाली हमें डीएम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल में हम रख देंगे डीएम। डीएम की वैल्यू है कैपिटल एम अपॉन 2πr इंटू डी एल। एल की लिमिट जा रही है 0 से लेकर के 2πr तक। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, आ जाता है m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2πr। जो कॉमन वाली चीज़ें वो तो हमने यहाँ से निकाल दी। देखो ये कोई भी चीज़ कांस्टेंट थे, सब कांस्टेंट थे, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा था, सिर्फ अंदर डीएल है। डीएल का इंटीग्रल कर देंगे तो हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 2πr माइनस 0। और यहाँ पे आप देखोगे ये 2πr से 2πr इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आती है, एम आर स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैं डीएम को लिख दूंगा। देखो डीएम, इसको एक काम करता हूँ थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। डीएम की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैं मान लो इस तरीके से समझूं कि अगर ये मेरे पास इस तरीके से एक छोटा सा एंगल लेता हूँ डी थीटा, ठीक। तो कंप्लीट एंगल अगर मैं कंसिडर करता तो मेरे पास मास आता m। अब की बार मैं मास पर यूनिट एंगल, है ना, मास पर रेडियन की बात कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास जो डीएम की वैल्यू हो जाएगी, देखो 2π में हमारे पास m था तो 2π से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा इस तरीके से कर देंगे, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा भाई इसका छोटा सा डीएम। अब की बार हमारे पास थीटा की रेंज कितनी जा रही है, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर के 2π तक। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यहाँ से वैल्यू आने वाली है, अब देखो यार इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये हमारे पास मेथड 1 हो गया, ये वाला हमारा मेथड 2 कहला जाएगा। हमारे पास हमने इसको नीचे रख दिया पुराने वाले मेथड को। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाती है, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम। यहाँ पर अगेन फिर से देखो, हर एक छोटे छोटे डीएम को अगर मैं देखूंगा तो छोटा छोटा डीएम सबके सब रेडियस आर की दूरी पर है, और आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सबके लिए वैल्यू आर ही है, आर 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 आर। तो यहाँ पर आर एक्चुअली कांस्टेंट है,
अलग अलग डी के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ डी की वैल्यू कितनी रख देंगे, एम अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर एम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। जो भी डी था पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख दिया। थीटा की लिमिट बता दो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 पाई। तो यहाँ पर भी फिर से आया था हमारे पास, देखो एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ थीटा बचता है, लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई, तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, है ना, 2 पाई माइनस 0। अगेन यहाँ से भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर। तो हमें यही प्रोसेस करना होता है। इससे दोनों तरीके से देखो सेम आंसर आया, सेम आंसर आना भी चाहिए। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखने का और एक तरीका होता है, बहुत ही कॉमन है वो चीज़ देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक पॉइंट मास होता है, यहाँ पर रखा होता, और उस पॉइंट मास की वैल्यू है कितनी, एम के बराबर। अब अगर मैं इसको यहाँ से घुमा के इसके 2 टुकड़े कर दूँ और एक हाफ टुकड़े को मैं यहाँ पे ले आऊँ, उसका यहाँ पे m/2 कर दिया, यहाँ पे m/2 कर दिया, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा? तो ऐसे में मुझे दिखता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। यहाँ से हमने मास को हाफ में ज़रूर तोड़ दिया, लेकिन उस मास का एक्सिस की तरफ ना डिस्टेंस कम किया है ना एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाया है, एक्सिस से उसका डिस्टेंस उतना ही है। तो जब भी एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। ये चीज़ को हम डिटेल में भी देखने भी वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मास m था, उसका एक हाफ करके मैंने यहाँ रख दिया, फिर इसके और हाफ करके थोड़ा थोड़ा यहाँ रख दूँ, फिर और हाफ करके थोड़े थोड़े यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ। अगर सभी मास का जो छोटे छोटे डी है उनका सभी का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। हमारे पास सीधे सीधे बचता है इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी बचेगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एम आर स्क्वायर ही आ जाता है। तो हर तरीके से आंसर सेम आने वाला है। अब इस पे बेस डेरिवेशंस तो हमें ज़्यादा नहीं करने होंगे, लेकिन कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होने चाहिए, तो उनको देखते हैं। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेरिवेशन कर ही लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से एक रॉड है, और रॉड की हमारे पास जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस पे चला जाऊँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे चला गया, तो इस जगह पर मैं बोल सकता हूँ हमारे पास जो लेमडा होता है, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू लेमडा नॉट टाइम्स x दी हुई है। वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी, अलग अलग लेमडा की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। ऐसे केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई कैसे पता करेंगे? तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम। यहाँ पर हर एक डीएम को देखो, बहुत सारे डीएम होंगे छोटे छोटे, सभी के लिए एक्सिस से डिस्टेंस की वैल्यू इस बार अलग अलग आने वाली है। तो इस बार आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल के सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक डी एक्स थिकनेस का, इस तरीके से हमारे पास डी एक्स लेंथ का, सॉरी, छोटा सा मास मानते हैं, जिसका मास हो जाएगा हमारे पास डीएम के बराबर। क्या मेरे को कोई बता सकता है यहाँ डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीएम की वैल्यू होती है छोटी सी लेंथ जो भी है हमारे पास डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वहाँ की जो भी मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास लेमडा नॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ये आ गया मेरे पास छोटा सा मास डी एम। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर आर बेसिकली से हमारे एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिख देंगे। और x की जो लिमिट है वो जा रही है x इज इक्वल टू 0 से, लेंथ इसकी मान लो l दी हुई है, तो 0 से लेकर के l तक ही जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो लेमडा नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल में बचता है हमारे पास x क्यूब dx, और 0 से l तक जाना है। इसकी वैल्यू आ जाती है लेमडा नॉट, और हमारे पास आ जाता है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से लेकर के l तक आने वाला है, और इसकी वैल्यू आ जाती है लेमडा नॉट l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, हमसे बोला जाता कि मान लो इस रॉड का मास m है, m की टर्म्स में बताओ कितना आंसर है। तो मास m कितना है ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई, हमारे पास जो मास था m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल रॉड का मास। कैसे निकालोगे, छोटे 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 इस तरीके से डीएम होंगे, सबको ऐड करना है हमें। तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटीग्रल ऑफ डीएम विच विल बी इक्वल टू, डीएम की वैल्यू हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू आती है लेमडा नॉट एक्स डी एक्स। एक्स की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर के l तक,
यहाँ पे लेमडा नॉट बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास यहाँ पर बचता है, हाँ, और लिमिट 0 से लेकर के एल तक हो जाएगी, यानी कि ये आता है लेमडा नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर लेमडा नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू m है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास ये जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू हाफ m एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर में एल कैपिटल आएगा हमारे पास इस तरीके से। तो ऐसे हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन के हमने ऑप्शन देख लिए। ऐसे आपको इन फॉर्मूलोज को रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर दे दिया या 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कुछ दे दिया लेमडा की वैल्यू, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा इस तरीके से इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। डीएम कैसे लिखते हैं वो सीख लो और आंसर इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा था कि हमारे पास अगर छाता है तो इस छाते को घुमाना आसान होता है। इस छाते को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इसकी दिक्कत आएगी ना, इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। दोनों के केस में हमारे पास मास के वैल्यू सेम है ना, तो सेम मास। लेकिन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इनमें से? देखो इसको घुमाना मुश्किल है, तो सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क पे जो कम घूमेगा यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो हम लिख देंगे I2 इज़ मोर देन I1। तो ऐसा होता क्यों है? इसका रीज़न भी हम जानते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो मासेज है ना, ये इनका डिस्टेंस देखो, इसको जब छाते को आप ऐसे खोल देते हो तो हमारे पास मास वही रहता है, उसका डिस्टेंस एक्सिस से बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है बिकॉज मास इज फार्दर फ्रॉम द एक्सिस, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं मास का डिस्टेंस एक्सिस से चेंज ना करूं तो हमारे पास एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो अगर डिस्टेंस दूर होगा, अगर इसी को मैं दूर कर दूं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, इसी को मैं पास कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम भी हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा था कि इसके छोटे 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 टुकड़े कर दूं और इसको मैं अगर ऊपर नीचे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो हम ऐसे में देखते हैं भाई हर एक पॉइंट का अभी भी एक्सिस से डिस्टेंस उतना ही है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं इन छोटे छोटे जो टुकड़े किए उसको इस तरीके से सर्कल में बिछा दूं, अब सर्कल में भी सभी जो डिस्टेंसेज हैं वो यहाँ पर बराबर रहते हैं ना, आर आर आर। तो कोई भी मास ना एक्सिस से पास आया है ना एक्सिस से दूर गया है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी थी? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर रहती है। यहाँ पर भी हमारे पास I की वैल्यू कितनी रहती है? एम आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर मास का हर एक एटम इसका आर डिस्टेंस पे था मान लो, तो अभी भी हर एक एटम एक्सिस से आर डिस्टेंस पर ही है। और इसको देखो एक और लेवल अप कर दो, हर एक एटम यहाँ पर जितने भी थे ना, छोटे छोटे एटम होंगे बहुत सारे, सबको इस तरीके से नीचे खिसका दो कि हमारे पास यहाँ पर ये जो रिंग थी, रिंग की जगह हॉलो सिलेंडर बन जाए। लेकिन इसको मूव इस तरीके से करना है हर एटम को कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी आर है, एक्सिस से डिस्टेंस सभी का आर है। इसका भी हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर भी होता है। अगर हमारे पास मास एक्सिस से दूर या पास नहीं आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। इसी चीज़ का बार बार यूज़ किया जाता है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास जो कॉमनली अवेलेबल बॉडीज़ हैं उनके। कंटिन्यूस मास बॉडीज़ में सबसे पॉपुलर है हमारी रॉड। एक इस तरीके से स्ट्रेट रॉड है, उसको अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ या फिर इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो सबसे पहले जो अगर मैं इसको सेंटर से इस तरीके से घुमाता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाता है? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अगर इसको मैं यहाँ से इस तरीके से घुमाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आती है वो आती है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। देख रहे हो इनमें से कौन सी वाली वैल्यू ज़्यादा है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ से अब मास की बात करेंगे तो देखो कुछ मास एल डिस्टेंस पे भी था। अगर इस एक्सिस से घुमाता तो कोई भी मास L/2 डिस्टेंस से ज़्यादा की दूरी पे नहीं था। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस सारे के सारे कम हैं, इसीलिए हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम आता है। और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो अब इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ या इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, दोनों तो सेम ही बात है। यहाँ पर ml² बाई 3 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक।
अब इसका एक और एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पर। अब की बार हमारे पास इस तरीके से मास m है, लेंथ l है, और बोल दिया गया है कि भाई इसका हमारे पास ऐसे जो एंगल होता है, दिस एंगल इज थीटा। इसको ऐसे घुमाया जा रहा है कि ये वाला पॉइंट इस तरीके से सर्कल में मोशन करता है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से सर्कल में मोशन करता है। इस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो, इस रॉड के हर एक मास को मैं इस तरीके से मूव करूँ कि एक्सिस से डिस्टेंस चेंज ना हो, और उसको कोई ऐसी फॉर्म में ला पाऊँ जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उससे मैं कंपेयर कर लूँगा। जैसे इसके बहुत सारे इस तरीके से छोटे 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 डीएम होंगे, उन सभी को मैं कैसे मूव कर सकता हूँ? उनको अगर मैं इस तरीके से मूव करूँ तो देखो, एक्सिस से जितना डिस्टेंस अभी था उतना डिस्टेंस बाद में रहेगा, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, हर एक मास को मैं यहाँ से उठा करके इस तरीके से एक्सिस के पैरेलल मूव कर देता हूँ। सबको ऐसे मूव करते जाओ, इस तरीके से मूव कर दो, ऊपर वालों को सबको इस तरीके से नीचे ले आओ। तो ऐसे में हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज नॉट चेंजिंग, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज सेम। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम। ठीक भाई, हमें किसका पता करना था? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना था इस वाली रॉड का, जब ऐसे घुमाते हैं। उसका तो मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मुझे इसका निकालना आता है। अच्छा देखो, मास को मैंने शिफ्ट किया है। अगर यहाँ पे मास m था तो यहाँ पर अब ये जो नई रॉड बन जाएगी, इस तरीके से हमारे पास एक ना रॉड सी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। इस रॉड का मास कितना होने वाला है? उसका भी मास m रहेगा, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली जो लेंथ है कितनी हो जाएगी? देखो, ये टोटल लेंथ थी l, ये एंगल था थीटा, तो आप बोल सकते हो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? l cos थीटा, है ना। ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ कितनी है? l cos थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी l cos थीटा। और अभी हमने देखा था, जब भी हमारे पास कोई मास और l, m और l की वाली रॉड होती है और उसको सेंटर से घुमाते हैं तो ml²/12 होता है। तो अब की बार लेंथ की वैल्यू l की जगह l cos थीटा लिखी हुई है। अब की बार मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इंटू l cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक इस तरीके से रिंग होती है, तो रिंग के लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू हो जाती है mr²। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये वाला रेडियस होता है r। और अभी हमने देखा था, इस रिंग के सभी पार्टिकल्स को मैं इस तरीके से खींच के रिंग को लंबा कर देता हूँ, एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर आ जाता है ना, दिस इज हॉलो सिलेंडर। और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mr² के बराबर। एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्क है ना, दिस इज अ डिस्क। डिस्क कौन सी? यूनिफॉर्म, उसका मास की डेंसिटी है, और यूनिफॉर्म वाली हमें पढ़ने हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। देखो, इसका mr² था, इसका mr² से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी मास था, पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे था। यहाँ पर थोड़ा सा ही मास है जो r डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद कुछ r/2 पे भी होगा, कुछ r/3 पे भी होगा, कुछ r/4 पे भी होगा। तो डिस्टेंसेस कुछ मासेस के कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होनी थी। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाती है मोमेंट mr²/2। अब यहाँ पे हम फिर से वही करते हैं, हमारे पास जितने भी मासेस थे उन सबको इस तरीके से मूव कर दिया, सबको इस तरीके से मूव कर दिया कि उसको खींच के हमने इस तरीके से डिस्क से सिलेंडर बना दिया। ध्यान रखा हमने कि कोई भी मास का डिस्टेंस एक्सिस से जितना था वो उतना ही रहना चाहिए। तो ऐसे केस में इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। अच्छा, ये डिस्क थी, तो डिस्क से हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है? ये आ जाता है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। दिस विल बी अ सॉलिड सिलेंडर, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाती है हमारे पास mr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तीसरी चीज़ है हमारे पास ये इस तरीके की हॉलो डिस्क है सेंटर से, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और इसकी वैल्यू आ जाती है m। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था? mr²। अब बस हमारे पास एक रेडियस की जगह दो अलग अलग रेडियस हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसका एवरेज ले लिया आप इस तरीके से,
ध्यान रखना है ना, बस याद रखने की तरीका है। ऐसा नहीं है कि एवरेज ले लिया आपने, एक्चुअली इंटीग्रेट करके आंसर आया। ठीक है भाई, जो भी आया इसको आप याद रख सकते हो। फिर हमने क्या किया, सेम चीज़ इसको हमने खींच करके इस तरीके से लंबा कर दिया, तो हमारे पास फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला है। यहाँ पर अब की बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाएगा, m इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। हमारे पास कुछ बॉडीज है, जैसे हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस पर उसकी वैल्यू होती है 2/3 mr²। और अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर होगा तो वही वैल्यू हो जाती है 2/5 mr²। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों में कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ये वाली वैल्यू कम है। दोनों ही स्फीयर का मास है कैपिटल M, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बढ़ता है? जब डिस्टेंस ऑफ मास एक्सिस से दूर होता है। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा घुमाने में दिक्कत आएगी, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, यहाँ पे आप देखो मेजॉरिटी ऑफ मास एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूरी पर रहता है। और क्योंकि ये हमारे पास इस तरीके से सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें यहाँ पर भी बहुत सारा मास होता है। तो जो दूरी पे मास है उसकी वैल्यू कम होती है ना, कम मैग्नीट्यूड ऑफ मास यहाँ पर होता है। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। एक 2/3 होता है, एक 2/5 होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो हमारे पास दो तरीके के एक्सिस होंगे। एक एक्सिस वो होगा जो किसी इस तरीके से उसकी एज से पास हो रहा होगा ना, इसको आप इस तरीके से घुमा सकते हो, या फिर आपको इसको इस तरीके से घुमा सकते हो। जो एज से पास होते हुए एक्सिस हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा एक्सिस होता है जो एज से पैरेलल है लेकिन सबसे दूर वाले पॉइंट पर ना एक किसी वर्टेक्स से जा रहा है। तो यही दो एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन्हें पहली बात तो बताओ, किस एक्सिस के अबाउट घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? देखो, ट्राइंगल का मास m ही है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं तो मेरा बहुत सारा मास मान लो यहाँ पर है, तो वो एक्सिस के पास है। और अगर मैं यहां से घुमाता हूं तो मास तो वही है, अब की बार मेजॉरिटी मास दूरी पर है। इस एक्सिस पे घुमाऊंगा तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम आएगी। और ऐसे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली आता है, यहाँ पे अगर मैं घुमाता हूँ तो वो आता है mh² डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पे घुमाता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है mh² डिवाइडेड बाई 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। अब ट्राइंगल का शेप कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, हर एक पार्टिकल को मैं यहाँ पर जो थे उन सभी को इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर इस वाले टिप को यहाँ पे मूव कर दो, तो जब भी मैं इनको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, देखो मैं एक्सिस से डिस्टेंस सेम मेंटेन कर रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। इनके लिए भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर इसमें और यहाँ पर इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mh² डिवाइडेड बाई 6। यहाँ भी हो जाएगा mh² डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जगहों पे क्या हो जाएगा, mh² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हो जाएगा mh² डिवाइडेड बाई 2। There is a flat uniform triangular plate ABC such that AB is equal to 4, BC is equal to 3। तो देखो, AB की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली अब AC की वैल्यू हमारे पास पता चल जाता है, पाइथागोरस से 5 वैल्यू आने वाली है उसकी। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट AB, BC एंड CA एज एक्सिस रेस्पेक्टिवली। AB के अबाउट घुमाते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या आ जाता है, I1। BC के अबाउट मेरे पास आ जाएगा I2, और AC के अबाउट घुमा हुआ तो मेरे पास आ जाएगा I3। अब देखो, हमारे पास मास ट्राइंगल का सेम है ना, मास किसी भी एक्सिस से घुमा मास थोड़ी चेंज हो रहा है। तो मैं बताना I1, I2, I3 में कौन कौन से यहाँ पर सही है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, अगर हम एक्सिस से घुमाते हैं और ये हमारे पास जो टिप होती है, दूसरा वाला वर्टेक्स होता है, उसका डिस्टेंस होता है h, तो एक्सिस वाले पॉइंट पे आता है हमारे पास mh² डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी वैल्यू होने वाली है mh² डिवाइडेड बाई 6। सबके लिए मास की वैल्यू सेम है हर एक्सिस के अबाउट। जहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर वर्टेक्स ज्यादा होगा, वो वाली वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो,
अगर मैं इसके अबाउट घुमाता हूँ, है ना, ये वाला अगर मेरे पास एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आता है जो कि एक्चुअली सबसे छोटा है। दूसरा वाला हमारा कौन सा होगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 है, पहले वाली की तो 3 से भी छोटी थी। और फिर तीसरा अगर मैं इस एक्सिस पे घुमाता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 4 आ जाता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे देखते हैं I2 विल बी सबसे बड़ा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा I1, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास I3, और यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अ व्हील हैज मास ऑफ द रिम 1 किलोग्राम हैविंग 50 स्पोक्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम, द रेडियस ऑफ द व्हील इज इतना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी। अब देखो यहाँ पर है क्या, पहले तो डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक पहिया है, हम बहुत ही सिंपल सा पहिया बनाने की कोशिश करेंगे। एक रिम होती है, तो दिस इज अ रिम, और उसके बाद बहुत सारे इसमें स्पोक लगे होते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से ये स्पोक है कि ये दूसरा स्पोक है, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर कहीं पे होगा, पांचवा यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इस तरीके से टोटल 50 स्पोक है। मैं 50 बना तो नहीं पा रहा हूँ। तो इसको आपको कैसे ट्रीट करना है, देखो ये जो रिम है इसके लिए रेडियस की वैल्यू r है, और इसका कुछ मास दिया हुआ है, तो रिम के मास को मैं लिख देता हूँ कैपिटल M। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्पोक हैं छोटे छोटे, जिनका स्मॉल m मास मैं मान लो बोल देता हूँ। सभी को आप ऐसे देखो, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, एक्सिस पता होना चाहिए हमें पहले तो, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, हर एक के कारण कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सबको जोड़ दोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास कैपिटल M r²। ये किसका हो गया, ये हो गया रिम का, है ना, इसका मास m है, रेडियस r है। फिर हमारे पास 50 स्पोक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब एक स्पोक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो देखो आप ऐसे और समझो, हमारे पास ये स्पोक है और इस एक्सिस के अबाउट उसे घुमाया जा रहा है। इसका मास है स्मॉल m, इसका लेंथ है r। तो ये एक रॉड की तरह हो गया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर से देखते थे तो होता था mr²/12, लेकिन कोनों से देखते थे तो होता था mr²/3। तो यहाँ कोने से ही तो घुमा रहे हैं इसको हम, है ना, क्योंकि 50 स्पोक है तो कोने से काउंट करना। अगर आप 25 स्पोक लेते हो तो उसका मास डबल हो जाएगा, फिर आप ये वाला यूज कर सकते हो, कोई सा भी तरीका यूज कर लो, सेम आंसर आना है। तो 50 इंटू m इंटू r²/3 हम यहाँ पर कर देंगे। और जैसे ही आप ये करोगे तो आप सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो r² की वैल्यू कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। r² की वैल्यू कितनी है, रेडियस है 0.4 का स्क्वायर, अंदर बचता है हमारे पास कैपिटल है यानी 1 किलोग्राम, प्लस 50 इंटू स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को 5 मत लिखना, 0.005 हमें लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.16 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास ये आ जाता है 3 प्लस ये कितना हो जाता है 50 हो जाएगा, तो ये एक इधर आ जाएगा 0.25 हो जाएगा, ये 0.25 डिवाइडेड बाय 3 इस तरीके से, यानी कि आ जाता है 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 3.25 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे देखो ये 3.25 डिवाइडेड बाई 3, ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास 0.16 था, तो आंसर 0.16 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 0.17 या 0.18 इस तरीके की कोई वैल्यू आने वाली होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है, विल बी द करेक्ट आंसर। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.173, यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। A uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued to the center of the plate, leaving a hole behind. The moment of inertia about z axis then. तब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक डिस्क थी, पहली बात तो z एक्सिस पे घुमा रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस कौन सा होगा, इस तरीके से कहीं होगा। हमने क्या किया, यहाँ से एक मास को निकाला और उसको उठा के सेंटर पे इस तरीके से चिपका दिया। ठीक है, तो बेसिकली पहले यहाँ जो मास था अब वो यहाँ पे आ चुका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा या कम हुआ होगा, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास ये जो बाकी पूरी की पूरी डिस्क है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज है, तो उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला है।
लेकिन अगर इस छोटे से पार्टिकल को अगर हम देखें तो वो अब सेंटर की तरफ आ गया है। तो जब भी कोई चीज़ का सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। अभी उसका सेंटर से डिस्टेंस कम हो रहा है तो अब की बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने वाला है। तो ओवरऑल हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी एंड यही होता भी है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के 11th और 12th दोनों का सिलेबस विद लॉट्स ऑफ पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है। उस कोर्स में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं और उसके बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDF, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।